द्वितीय वर्ष के अंदर आज का अपना टॉपिक है लिखित संविधान और अलिखित संविधान की गुण और दोष। विगत अपनी कक्षा के अंदर अपने संविधान के प्रकार पढ़े थे। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, संविधान के विकास के आधार पर, कानून और प्रथा के आधार पर एवं उसकी परिवर्तनशीलता के आधार पर हमने संविधान के विभिन्न प्रकारों के ऊपर प्रकाश डाला था। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर बताया था कि लिखित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका एक संविधान सभा के द्वारा उनको संहिताबद्ध रूप से कर दिया जाता है, और अलिखित संविधान वे होते हैं जिनका किसी भी रूप में, लिखित रूप में जो नहीं होते हैं। लिखित संविधान का उदाहरण अपन ने देखा था कि भारत और अमेरिका के अंदर जो संविधान है वो लिखित संविधान की पृष्ठभूमि में आते हैं, और ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जा सकता है। आज अपन विस्तार के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि लिखित संविधान के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और अलिखित संविधान के क्या लाभ हैं एवं क्या दोष हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान, लिखित संविधान और लिखित संविधान के सबसे पहले अपन देते हैं गुण। लिखित संविधान के गुणों को अपन देखें तो सबसे पहले इसका गुण यह है कि यह स्पष्ट एवं निश्चित, जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट है कि लिखित संविधान स्पष्टता और निश्चितता लिए हुए होता है। लिखित संविधान परंपराओं पर आधारित नहीं होता है। जो भी संविधान की शासन के प्रकार से संबंधित, शासन के विभिन्न अंगों के संबंधित जो भी व्यवस्थाएं होती है वो स्पष्ट रूप से संविधान के अंदर लिख दी जाती है। इसलिए विभिन्न नियमों के बारे में एक तो अस्पष्टता रहती है एवं और इसके अंदर निश्चितता रहती है। नंबर 2, इसका दूसरा जो फायदा है वह यह है कि यह व्याख्या में सरलता। संविधान की व्याख्या से संबंधित जो शक्ति विभिन्न संविधानों के अंदर वहां की न्यायपालिका को दी जाती है, इसलिए चूंकि लिखित संविधान के अंदर सारे उपबंध, सारे कानून, सारे नियम लिखित रूप में रहते हैं, इसलिए न्यायपालिका को इस तरह के संविधानों की व्याख्या करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। इस दुष्कर्ता से बचने के लिए भी संविधान के अंदर इसको लिखित स्वरूप दिया जाता है। लिखित संविधान का तीसरा फायदा यह है कि इसके अंदर अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा रहती है। अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा। लिखित संविधान का तीसरा लाभ यह है कि लिखित संविधान के अंदर मानव को के जो मौलिक अधिकार जो दिए जाते हैं उसका संविधान के अंदर ही उल्लेख कर दिया जाता है, और इन अधिकारों का उल्लेख करने की स्थिति के साथ ही इसका उल्लंघन करने के लिए जो दंड का प्रावधान है वो भी संविधान के अंदर लिखित रूप में किया जाता है। मानव के मौलिक अधिकारों को परंपराओं या नियमों या विश्वासों पर छोड़ने के बजाय संविधान के अंदर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के कारण ही लिखित संविधान मानव के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने की पूर्ण गारंटी हमारे को देता है। लिखित संविधान का चौथा फायदा यह है कि इसके अंदर स्थायित्व की भावना रहती है। लिखित संविधान का तीसरा लाभ यह है कि लिखित संविधान के अंदर स्थायित्व रहता है। विभिन्न समय समय के साथ संविधान में जो बदलाव तत्क्षण होते रहते हैं उनसे बचने के लिए सारे उपबंधों का वर्णन संविधान के द्वारा लिखित स्वरूप में कर दिया जाता है। इसका स्थायी स्वरूप ही इसके अंदर इसको एक नियमितता प्रदान करता है, और लिखित संविधान ज्यादातर स्थायी होते हैं। इसमें सस्टेनेबिलिटी या स्थायित्व का पुट होता है। लिखित संविधान का पांचवा फायदा यह है कि इसके अंदर अल्पसंख्यकों में विश्वास, अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना बढ़ती है। विभिन्न देशों के अंदर
कई देशों के अंदर जनसंख्या एक ही प्रकृति की नहीं होती है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। अल्पसंख्यक जो कि बहुमत की शासन प्रणाली के अंदर उनको शासन या सरकार के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए अल्पसंख्यकों के अंदर एक भय ग्रंथि पाई जाती है। अगर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंधित अधिकारों को लिखित स्वरूप अगर संविधान के अंदर दे दिया जाता है तो उन्हें अपने अधिकारों की गारंटी मिल जाती है, और ऐसी स्थिति के अंदर अल्पसंख्यकों के अंदर जो विश्वास की भावना जो है वो पैदा होती है। और इसका छठा फायदा यह है लिखित संविधान का कि इसके अंदर सम्मान का भाव नागरिकों में पाया जाता है। क्योंकि लिखित संविधान जो होता है वो किसी न किसी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होता है, और संविधान सभा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी या मनोनीत या निर्वाचित की जाती है। ऐसी स्थिति में जब संविधान का निर्माण होता है तो जनता को स्वयं ये लगता है कि ये हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर जो संविधान होता है उसके प्रति वहां के लोगों का सम्मान की भावना का विकास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिखित संविधान स्पष्टता और निश्चितता लिए हुए होता है। लिखित संविधान चूंकि सारे उपबंध लिखित रूप में रहते हैं इसलिए इसकी व्याख्या में सरलता का भाव रहता है, और लिखित संविधान के अंदर मानव के मौलिक अधिकारों का चूंकि वर्णन किया जाता है इसलिए इसमें अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की भावना भी रहती है, और लिखित संविधान स्थायित्व लिए हुए रहता है। लिखित संविधान के अंदर उस देश के अल्पसंख्यकों के अंदर विश्वास की भावना पैदा होती है, और चूंकि जनता के स्वयं के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया जाता है इसलिए उसके अंदर सम्मान के भाव रहता है। अब अपन संक्षेप में देखते हैं कि लिखित संविधान जो होता है इसके इन गुणों के साथ साथ लिखित संविधान के दोष क्या क्या है, 3-4 दोष है, उनके बारे में अपन प्रकाश डालते हैं। लिखित संविधान के दोष या लिखित संविधान के कमियां क्या क्या संविधान के द्वारा स्पष्ट की गई है। इसकी सबसे कमी यह है अपरिवर्तनशीलता। लिखित संविधान की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह अपरिवर्तनशील होता है। व्यक्ति, समाज या राष्ट्र या वहां की राजनीतिक व्यवस्था चलायमान होती है। पल पल बदलती व्यवस्था के साथ में संविधान के स्वरूप में बदलाव बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि संविधान के अंदर सारी चीजों को लिखित स्वरूप दे देने के कारण वो बदलते समाज, बदलते माहौल के साथ उसमें परिवर्तनशीलता नहीं रहती है। लिखित संविधान की अपरिवर्तनशीलता जो होती है वह इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा यह है क्रांति का कारण। अमूमन क्रांतियां वहां पर होती है जहां पर देश, समाज और व्यवस्था के अंदर जनता की आवाज के साथ सरकार की आवाज नहीं मिलती है। क्योंकि लिखित संविधान एक जड़ हो जाता है, एक लिखित स्वरूप में होने के कारण जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। ऐसी स्थिति के अंदर उस देश की जनता के अंदर स्नेह स्नेह आक्रोश की भावना घर कर जाती है और व्यवस्था के प्रति एक खींच के रूप में अंततः निकलती है, जिसको क्रांति का कारण माना जाता है। क्योंकि संविधान के अंदर अगर बदलते हुए वक्त और समाज के साथ बदलाव हो जाए तो क्रांति की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन संविधान का लिखित स्वरूप क्रांति को आमंत्रित कर देता है। इसलिए जहां पर अलिखित संविधान है वहां पर क्रांतियां बहुत कम हुई है। जैसे इंग्लैंड के अंदर राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की जो सारी गाथा है वो एक खून की बूंद बहाए बगैर ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। लेकिन बाकी वाले देशों में जहां पर लिखित संविधान है वहां पर परिवर्तन इतना बहुत तेजी के साथ नहीं होता, और परिवर्तन के लिए समाजों को क्रांति का सहारा लेना पड़ता है। इस क्रांति की भावना के कारण ही यह माना जाता है कि लिखित संविधान नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय अलिखित संविधान होना चाहिए। इसकी जो तीसरी कमी है वह है अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं। अधिकारों से तात्पर्य है
यहां मानव के अधिकार। अमूमन यह माना जाता है कि मानव के अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब उन मानव के अधिकारों का संविधान के अंदर उल्लेख किया कर दिया जाए या संविधान का लिखित स्वरूप होता है, तभी मानव के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जबकि व्यवहार के धरातल पर यह देखा जाए तो मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान का लिखित होना या अलिखित होना अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन अलिखित होने के बावजूद भी ब्रिटेन के अंदर नागरिकों को बहुत अधिक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि संविधान का लिखित होना या अलिखित होना अधिकारों की सुरक्षा या अधिकारों की गारंटी हमें प्रदान नहीं करता है। दरअसल अधिकारों की सुरक्षा राजनीतिक जागरूकता पर निर्भर करती है। अगर समाज के अंदर नागरिक जागरूकता का लेवल बहुत हाई है तो वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार अच्छे से प्राप्त होते हैं, और जहां पर जागरूकता का स्तर बहुत धीमा है, बहुत निम्न है, वहां पर नागरिकों को मौलिक अधिकार कमतर मात्रा में मिलते हैं। जैसा कि भारत है, यहां पर भारत के अंदर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अंदर तो कर दिया गया है, लेकिन भारत के नागरिकों को उस रूप में मौलिक अधिकार नहीं मिले हुए जिस रूप में ब्रिटेन के अंदर मिले हुए। इसलिए यह कहना कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिखित संविधान होना अनिवार्य है, एक अनिवार्य आवश्यकता है, यह कहना गलत होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान का लिखित या अलिखित होना कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि राजनीतिक जागरूकता का लेवल उच्च होना नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। तो इन दोषों के साथ ही हम अब संक्षेप में यह देखते हैं कि लिखित संविधान के बाद में हम ये देखते हैं कि आखिर अलिखित जो संविधान होता है उसके गुण और दोष क्या क्या है। सब अब अपन देखते हैं अलिखित संविधान के गुण एवं दोष। अलिखित संविधान का दुनिया के अंदर उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अलिखित संविधान का जो स्वरूप है वो ब्रिटेन के अंदर संविधान को लिखित स्वरूप प्रदान नहीं किया गया है। अलिखित संविधान के गुण, अलिखित संविधान के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में अपन विस्तार से देखते हैं कि संविधान के अंदर या किसी भी राज्य व्यवस्था के अंदर अलिखित संविधान अगर है तो उसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला है परिवर्तनशील। अलिखित संविधान का सबसे पहला फायदा यह है कि संविधान अगर लिखित रूप में नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्यादातर शासन व्यवस्था का संचालन प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर होता है, और जैसे जैसे प्रथाएं और परंपराएं बदलती है उसके साथ ही संविधान भी बदलता हुआ जाता है। तो लिखित रूप में न होने के कारण संविधान परंपराओं और प्रथाओं पर निर्भर करता है, और ऐसी स्थिति के अंदर जब प्रथाएं जैसे जैसे बदलती है संविधान उसी अनुरूप अपने को ढाल लेता है, और इस परिवर्तनशीलता के कारण ही अलिखित संविधान का इंग्लैंड ही उदाहरण माना जाता है। दूसरा इसका जो गुण है वह है क्रांति से सुरक्षा। अलिखित संविधानों का जैसा कि अपन ने देखा कि इसका एक लाभ यह है कि इसमें परिवर्तनशीलता रहती है। समाज की भावनाएं, समाज की आकांक्षाएं, समाज की परंपराओं के साथ साथ संविधान के अंदर अगर बदलाव हो जाता है तो समाज के अंदर आक्रोश नहीं फैलता है, और इस आक्रोश न फैलने के कारण वहां पर क्रांति की संभावनाएं बहुत ही न्यून हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर क्रांति से बचाव या क्रांति से सुरक्षा प्रदान करनी है तो हमें अलिखित संविधान की ओर जाना पड़ेगा। अलिखित संविधान का उदाहरण हमने देखा कि इंग्लैंड है। अब अपन देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसमें क्रांतियां नहीं हुई। इंग्लैंड के अंदर रक्तहीन क्रांति का हम उदाहरण देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो बदलाव हुए उसके लिए एक खून की बूंद तक नहीं बहानी पड़ी, और पूरा का पूरा समाज राजतंत्र से लेकर अब लोकतंत्र की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो क्रांति से सुरक्षा अगर प्रावधान करनी है तो संविधान का अलिखित स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। नंबर 3, संकट काल के अंदर यह श्रेष्ठ शासन प्रणाली है।
संकट काल में श्रेष्ठ व्यवस्था। संकट काल कभी बताकर नहीं आता है। किसी भी देश या समाज या व्यवस्था के सामने अगर संकट की स्थिति पैदा हो जाए तो इस संकट की स्थिति के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो व्यवस्था होती है वह अलिखित संविधान की होती है। क्योंकि लिखित संविधान संकट परिस्थितियों का बहुत तेजी से बदलता हुआ सहयोग होता है। ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा हो जाए जो तत्काल कार्यवाही की मांग करे, उसको संकट काल कहा जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर संविधान अलिखित रूप में है तो संविधान अपने आप को संकट काल की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है और संविधान को तोड़ने मरोड़ने या समाज के टूटने की स्थिति पैदा नहीं होती है। संकट काल के अंदर यह व्यवस्था जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। अब अपन संक्षेप में ये देखते हैं कि अलिखित संविधान जो होता है उसके दोष क्या क्या हैं। अलिखित संविधान जो जैसा ब्रिटेन के अंदर है उसके अंदर क्या क्या कमियां पाई जाती है, तो दोष जो पाए जाते हैं उनके ऊपर अपन संक्षेप में विचार विमर्श करते हैं कि ब्रिटेन जैसे देश हैं जहां पर संविधान अलिखित स्वरूप के अंदर प्राप्त है, तो अलिखित संविधान के दोष क्या क्या हैं। सबसे पहला अस्पष्ट एवं अनिश्चित। अस्पष्ट एवं अनिश्चित। अलिखित संविधान का पहला दोष यह है कि अलिखित संविधान जो होता है वह अस्पष्ट होता है और अनिश्चित होता है। अलिखित संविधान वाले देश जैसे ब्रिटेन है, इस दिन देशों के अंदर शासन की समस्त प्रणाली जो है वह परंपराओं पर निर्भर करती है। परंपराओं पर निर्भर करने के कारण कोई भी चीज लिखित में न होने के कारण अस्पष्टता रहती है। कोई भी चीज लिखी हुई, ये सामान्य सी बात है कि अगर कोई चीज लिखी हुई होती है तो सबके दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि इस तरह की स्थितियों के अंदर यह व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज लिखी हुई नहीं होती है तो अस्पष्टता और अनिश्चितता का समावेश हो जाता है। दूसरा इसकी कमी यह है कि बहुसंख्यक दल जो है वह बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का साधन बन जाता है। एक सामान्य सी चीज है कि अगर कोई भी चीज लिखित स्वरूप में होती है तो उसको कोई भी दल जो सत्ता में आएगा वो लिखित चीज को आसानी से बदल नहीं सकता। लेकिन अगर कोई चीज अलिखित स्वरूप में मौजूद है शासन प्रणाली, तो जो बहुसंख्यक दल आएगा वह शासन प्रणाली का बदलाव या शासन प्रणाली का संचालन अपने हितों की पूर्ति के लिए करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो बहुसंख्यक दल होगा उसके खिलवाड़ का जो साधन है वह अलिखित संविधान बन जाता है। और जिन देशों के अंदर संविधान लिखित स्वरूप के अंदर नहीं है वहां पर बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का साधन बन जाता है। तीसरी इसकी आलोचना यह है कि न्यायाधीशों के द्वारा दुरुपयोग। न्यायाधीशों के द्वारा दुरुपयोग। वस्तुतः संविधान के अंदर अगर किसी प्रकार का विवाद पैदा हो जाए तो वहां पर व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायाधीशों को प्रदान किया जाता है या उच्चतम या उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया जाता है। लेकिन जहां पर लिखित संविधान है वहां न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करते समय संविधान के लिखित प्रावधानों के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, तो उनकी व्याख्या का अधिकार जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अलिखित संविधानों में जहां पर कोई भी चीज लिखित स्वरूप में मौजूद नहीं है वहां पर संविधान के द्वारा की व्याख्या करने का अधिकार न्यायाधीशों के हाथ में हो जाता है और न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर ही संविधान की व्याख्या करते हैं। तो यानी न्यायाधीशों के द्वारा जब अपने विवेक का प्रयोग किया जाता है तो इस बात की संभावना रहती है कि उस संविधान की विभिन्न प्रावधानों का न्यायाधीशों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अलिखित जो संविधान होता है उसकी एक कमी यह होती है कि यह मानव अधिकारों की
रक्षा करने में असमर्थ। मानव के अधिकारों की रक्षा तभी हो पाएगी जब उसको लिखित स्वरूप के अंदर संविधान के विभिन्न प्रावधानों में शामिल कर दिया जाता है। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित है तो वहां के संविधान का पहला अध्याय मानव अधिकारों के नाम से समर्पित है। भारत का संविधान लिखित है तो संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मानव के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो लिखित संविधानों के अंदर अमूमन यह इस बात की गारंटी रहती है कि शासक दल के द्वारा या किसी व्यक्ति या राज्य के द्वारा मानव के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और अगर ये व्यवस्थाएं मानव के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसकी रेमेडीज भी संविधान के अंदर लिखित स्वरूप में मौजूद रहती है। लेकिन जहां पर जब संविधान ही सारा अलिखित है तो मानव के जो मौलिक अधिकार है वो भगवान भरोसे हो जाते हैं। अगर वहां का राजनीतिक दल न्यायाधीश चाहेंगे तो लोगों को मानव अधिकार मिलेंगे, और अलिखित स्वरूप के अंदर वो जो संविधान होता है वह वहां पर मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा उस रूप में नहीं की जा सकती जिस रूप के अंदर इसका जो है वो लिखित संविधानों के अंदर इसकी रक्षा संभव हो सकती है। चौथी इसकी कमी यह है कि नवलोकतंत्रों के लिए अनुपयुक्त। नवलोकतंत्रों से तात्पर्य यह है कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए थे, ये वर्षों बरस तक विभिन्न यूरोपीय पश्चिमी राष्ट्रों के उपनिवेश के अंदर रहे, और यहाँ पर अंग्रेजों के या यूरोपीय उपनिवेशवाद से पहले यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं डेवलप थी। लेकिन अंग्रेजों से जब ये आजाद हुई तो यहाँ पर नया नया लोकतंत्र स्थापित हुआ था। जब नए नए लोकतंत्र के अंदर सारी व्यवस्थाएं या शासन की सारी प्रणालियां परंपराओं के आधार पर नहीं छोड़ी जा सकती, ऐसी स्थिति के अंदर शासन की प्रणाली का, शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का, मानव के मौलिक अधिकारों का और विभिन्न व्यवस्थाओं का लिखित स्वरूप देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो नव लोकतंत्रों की स्थापना हुई है, इनके लिए भी अलिखित संविधान की जो परंपरा है इसको मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। इन नव लोकतंत्रों की अगर शासन प्रणाली का अच्छे तरीके से हमें अगर संचालन करना है तो इसको लिखित स्वरूप, संविधान के शासन के विभिन्न उपबंधों को लिखित स्वरूप देना अनिवार्य है। लिखित स्वरूप देने पर ही इन नव लोकतंत्रों के अंदर शासन प्रणाली सर्वाइव कर पाती है, और नहीं तो कहीं पर सैनिक शासन या कहीं पर क्रांति की उद्घोष भी हो जाता है। इसकी एक कमी यह भी है कि संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर यह अनुपयुक्त है। संघात्मक शासन प्रणाली में अनुपयुक्त। अब हम ये देखते हैं कि अलिखित जो संविधान की संकल्पना है वह संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर भी अनुपयुक्त है। अब प्रश्न उठता है कि संघात्मक शासन प्रणाली कहते किसे हैं? संघात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का लिखित रूप में बंटवारा कर दिया जाता है। और जिन देशों के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में लिखित स्वरूप के अंदर बंटवारा कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके बीच में विवाद पैदा होने की स्थितियां भी रहती है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है बड़े बड़े देशों के अंदर पाई जाती है। और इन देशों की संघात्मक शासन व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त होती है कि केंद्र और राज्य की जो शक्तियां जो है वो लिखित स्वरूप के अंदर होनी चाहिए। और जहां पर अलिखित संविधान होता है, जहां पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन देशों के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना नहीं की जा सकती। तो हम कह सकते हैं कि अलिखित संविधान होता है वह अस्पष्ट होता है, अनिश्चितता ली हुई होता है, क्योंकि वो लिखित स्वरूप में नहीं होता है। और यह जब लिखित स्वरूप के अंदर नहीं है तो बहुसंख्यक दल के द्वारा इसका अपने हित साधन के लिए मनमाना उपयोग किया जा सकता है और उसके खिलवाड़ का यह साधन बन जाता है। और चूंकि लिखित स्वरूप में नहीं है इसलिए इसकी व्याख्या का अधिकार जो है वो न्यायाधीशों के द्वारा अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर किया जाएगा। इसलिए न्यायाधीशों के द्वारा इन संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग भी किया
जा सकता है। और अलिखित संविधान के अंदर मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी उस रूप में नहीं हो पाती है जिस रूप के अंदर लिखित संविधानों के अंदर होती है। और एशिया और अफ्रीका के 9 लोकतांत्रिक देश जहां पर शासन प्रणाली का बगैर लिखे हम शासन प्रणाली का संचालन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, इस तरह के 9 लोकतंत्रों के लिए भी अलिखित संविधान की संकल्पना व्यवहारिक अवधारणा नहीं है। और संघात्मक शासन प्रणाली जिसकी एक अनिवार्य शर्त है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो और ये शक्तियों का बंटवारा लिखित स्वरूप के अंदर हो, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शक्तियों का बंटवारा लिखित में होना जरूरी है। इसलिए अलिखित संविधान की संकल्पना उन देशों के लिए अनुपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है जहां पर अलिखित संविधान की अवधारणा प्राप्त जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अगले टॉपिक के अंदर अपन संविधान के दूसरे प्रकारों पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।